कहानी की शुरुआत हुई एक अजनबी से जो बैरो की तरफ आ रहा था। ये आदमी, जिसे हम द स्ट्रेंजर कहेंगे, किसी पर्पस से उस टाउन में आया था। लेकिन पहले टाउन की सिचुएशन समझो। बैरो का शेरिफ था एबन, उसके साथ डेप्यूटी था बिली। दोनों को स्नो में सैटेलाइट फोन्स जले हुए मिले। एबन और बिली उन फोन्स को देखकर एनालाइज करते हैं। एबन कहता है कि फोन्स को चुराना समझ में आता है, बेच सकते हो, खुद यूज करके किसी के अकाउंट पर चार्जेस चढ़ा सकते हो, लेकिन जलाना, ये प्रैंक नहीं लगता, ये किसी ने जानबूझकर किया है। और यही पहला क्लू था। कोई चाहता था कि बैरो का आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन कट हो जाए। इसके बाद एबन और बिली एक मोमेंट के लिए रुके, महीने भर का आखिरी सनसेट देखने के लिए। सनसेट देखने के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें ब्रावर मिला। उसका ट्रक खराब हो गया था, वो उसे ठीक कर रहा था। ब्रोवर का कोई परिवार नहीं है, वो अकेला टाउन से दूर रहता है। इधर लोग या तो टाउन छोड़ रहे थे या अगले 30 दिनों के लिए सप्लाईज जमा कर रहे थे, क्योंकि आज के बाद अगले 30 दिन तक रात ही रहेगी। फिल्म में जो बैरो का 30 दिन तक सूरज नहीं निकलना दिखाया गया है, वो सिर्फ फिल्मी कल्पना नहीं है, ये असल में होने वाली एक बेहद डरावनी रियलिटी है जिसे कहते हैं पोलर नाइट। और इसके पीछे रीजन है अर्थ का टिल्ट। यही चीज इस फिल्म को जीनियस बनाती है, क्योंकि नॉर्मल वैम्पायर मूवीज में वैम्पायर्स को दिन में छुपना पड़ता है, उन्हें सूरज की रोशनी जला देती है। लेकिन यहाँ 30 दिन तक सूरज ही नहीं निकलने वाला। इसी सिचुएशन के बीच एक मिस्टीरियस फिगर क्वाइटली लोकल कैनल में घुसकर वहां के सारे स्लेड डॉग्स को मार देता है। ये रैंडम नहीं था, ये प्लान का हिस्सा था। हेलन ने रेडियो पर यह सब एबन को रिपोर्ट किया। एबन वहां पहुंचा तो वो भी ये सीन देखकर डिस्टर्ब हो गया। बेहद ही क्रूअल तरीके से बेचारे डॉग्स को मारा गया था। पर आखिर डॉग्स क्यों मारे गए? क्योंकि स्लेड डॉग्स पोलर कंडीशंस में अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं। वो सेंस कर लेते हैं जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। और जो आने वाले थे वो नहीं चाहते थे कि कोई अलर्ट हो। उधर एबन की एक्स वाइफ स्टेला अपना फायर मार्शल का काम खत्म करके एयरपोर्ट की तरफ निकल रही थी। उसने बहुत पहले एबन को छोड़ दिया था। वो अलास्का फायर डिपार्टमेंट में काम करती थी और काम की वजह से ही बैरो आई थी। वो रास्ते से जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी कार में टक्कर मार दी। कार बंद पड़ गई और स्टेला वहीं फंस गई। वैसे तो एबन और उसकी बातचीत बंद थी, पर कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने एबन को कॉल लगाया। एबन पहले से ही डॉग्स के केस पर था, तो उसने बिली को भेज दिया, पर बिली लेट पहुंचा, जिससे एयरपोर्ट बंद हो गया। अब स्टेला भी बैरो में अगले 30 दिन तक फंस गई। इधर एबन वापस स्टेशन आया, जहां उसका छोटा भाई जेक और दादी हेलन काम करते थे। हेलन ने बताया कि यूटिलिडर से फोन आया था, वहां वैंडलिज्म हुई थी, मतलब किसी ने वहां तोड़फोड़ की थी। एबन वहां पहुंचा, जहां कार्टर और विल्सन ने बताया कि किसी ने विल्सन का हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। विल्सन पर्सनली बेहद अपसेट था, ये उसकी लाइवलीहुड थी। लेकिन एबन समझ गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और अलर्ट सिस्टम्स सब एक एक करके बंद किए जा रहे थे। इसी समय दूसरी तरफ हम गस को देखते हैं। वो पूरे टाउन के कनेक्शन संभालता था। उसे बाहर से कुछ आवाजें आईं तो वो बाहर चेक करने गया। बाहर कुछ वैम्पायर्स ने उसे घेर लिया और उसे मार दिया। बैरो का बाहरी दुनिया से कनेक्शन अब लिटरली कट हो चुका था। दूसरी तरफ द स्ट्रेंजर एक लोकल डाइनर में बैठा था। उसने रॉ हैमबर्गर और अल्कोहल ऑर्डर की। वेट्रेस ने उसे एक्सप्लेन किया कि डार्क मंथ में अल्कोहल इलीगल है। स्ट्रेंजर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने वेट्रेस का हाथ पकड़ लिया और वहां सीन क्रिएट करने लगा। ठीक उसी वक्त एबन और स्टेला वहां आ पहुंचे। एबन ने उसे बाहर चलने को कहा तो वो एबन से बदतमीजी करने लगा। स्टेला ने पीछे से द स्ट्रेंजर की गर्दन पर पिस्टल लगा दी, तब जाकर वो काबू में आया। फिर एबन उसे स्टेशन ले गया और सेल में बंद कर दिया। उसी रात 3 पाइपलाइन वर्कर्स हंसते खेलते रात गुजारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी किसी ने अचानक गेब को डार्कनेस में खींच लिया। 1 सेकंड पहले हंसी थी और अगले सेकंड में पूरा साइलेंस। बाकी 2 गेब को आवाज लगा रहे थे। तभी गेब की बॉडी ऊपर से उनके सामने आ गिरी। इससे डर कर लड़की तो भाग गई, पर उनमें से एक को वैम्पायर्स मार देते हैं। स्टेशन में एबन उस स्ट्रेंजर से पूछताछ कर रहा था, जैसे वो कौन है, यहाँ कैसे आया, पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी उनका इंटरनेट डाउन हो गया। ये सुनते ही स्ट्रेंजर मुस्कुराया। एबन ने फोन्स चेक किए तो लाइंस भी डाउन थी। तभी टाउन की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई। अभी जो भी पावर मिल रही थी वो जनरेटर से आ रही थी। इस सब के बाद उस स्ट्रेंजर ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको फ्रीज कर दिया। देयर कमिंग, वो आ रहे हैं, जिंदा रहना है तो छुप जाओ। उसने बताया कि वो चाहता है कि वैम्पायर्स उसे ले जाएं और उनके जैसा बना दें, इसीलिए उसने ये सब किया है। ये सुनते ही एबन गस के पास गया तो उसे वहां खून दिखा। जब उसने खून का पीछा किया तो वहां गस का कटा हुआ सिर था। साथ ही वैम्पायर्स ने पूरा सेल टावर डिस्ट्रॉय कर दिया था। एबन वापस टाउन में आया।
सायरन बजाकर उसने सबको अपने अपने घरों में हथियार लेकर बंद होने को कहा। एक घर में एलाई खाना बना रही थी। अचानक विंडो से कुछ अंदर घुसा और उसे खींच लिया। जॉन ने उसकी आवाज सुनकर राइफल उठाई और बाहर गया। जॉन एलाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैम्पायर ज्यादा ताकतवर था। वो एलाई को डार्कनेस में ले गया। पुलिस स्टेशन में जेक, उसकी दादी और स्टेला गेम खेल रहे थे, पर वो स्ट्रेंजर उन्हें मारने की धमकी दे रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर जेक ने एक प्लास्टिक गेम पीस उस पर फेंका। स्ट्रेंजर काम वॉइस में बोला कि वो उसे यूज करके लॉक खोल लेगा। जेक उस पीस को लेने दौड़ा। तभी स्ट्रेंजर ने मौका देखकर बार्स के थ्रू जेक का गला दबाने की कोशिश की। एबन एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर पहुंचा। उसने स्ट्रेंजर के आर्म पर शूट किया और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगा, पर स्ट्रेंजर उसे कुछ नहीं बताता। तो वो और स्टेला निकल गए उन कातिलों को ढूंढने। एबन और स्टेला रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। स्टेला ने बिनोक्यूलर्स से देखा और तुरंत बोली, गेट इन द ट्रक, गाड़ी में बैठो। वो जा ही रहे थे कि तभी कार की रूफ पर कोई जंप कर गया। एबन ने उसे शूट किया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। इस मूवी में वैम्पायर्स पर नॉर्मल गोलियों का असर नहीं होता जब तक कि उनका सिर अलग न हो जाए। वो वैम्पायर ऊपर से हमला कर रहा था। तभी स्टेला ने ब्रेक्स लगा दिए, जिससे वैम्पायर गिर गया और वो वहां से निकल गए। अचानक रेडियो पर हेलन की आवाज आई। वो हेल्प मांग रही थी। दोनों स्टेशन पहुंचे। दीवारों पर ब्लड था। हेलन और जेक दोनों गायब थे। द स्ट्रेंजर सेल में बैठा था। वो रो रहा था कि वैम्पायर्स उसे नहीं ले गए। उसने एबन से रिक्वेस्ट की कि उसे फिनिश कर दे। एबन सच में उसे मार देता, लेकिन स्टेला ने रोक लिया। अंधेरे में कहीं वैम्पायर्स का लीडर मार्लो एक गैदरिंग कर रहा था। वो सब एक अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। लीडर ने कहा, हेड्स को बॉडी से अलग कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और फिर उसने एक लाइन कही जो इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था, वी शुड हैव कम हियर एजेस अगो। ये इम्पल्स नहीं था, ये प्लान्ड था। उस रात बैरो में मैसेकर हुआ। वैम्पायर्स हर तरफ अटैक कर रहे थे। हर तरफ स्क्रीमिंग और गन शॉट्स की आवाजें आ रही थीं। दूसरी तरफ एक ग्रुप डाइनर में जमा हुआ था। वहां ईबन और स्टेला पहुंचे। जेक भी वहीं था। उसे देखकर ईबन थोड़ा रिलैक्स हुआ, पर हेलन नहीं बची थी। जेक किसी तरह भाग आया था। जेक ने बताया कि उन्होंने हेलन का पूरा खून पी लिया। लोग बिलीव नहीं करना चाहते थे। उन्हें अब भी ऐसा लग रहा था कि वैम्पायर्स बस काल्पनिक होते हैं। वो सोच रहे थे कि ये किसी ड्रग्स की वजह से हुआ है या कोई वायरस फैल चुका है। अब उन्हें किसी सेफ जगह पर छुपना था। कार्टर ने यूटिलिटर जाने का सजेस्ट किया, लेकिन वो टाउन के एज पर था। एक वुमन ने सजेस्ट किया कि उसके पड़ोसी चार्ली के घर पर एक छुपा हुआ एटिक है। हम वहाँ छुप सकते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ हम सेफ रहेंगे। प्लान बना। कार्टर ग्रुप को एटिक तक लीड करेगा। एबन और स्टेला डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। दोनों बैट बनकर टाउन में ड्राइव कर रहे थे। तभी उन पर अटैक हुआ। वैम्पायर्स ने उनकी कार उठाकर पलट दी और तभी वो आदमी जिससे एबन शुरुआत में मिला था, अपने बुलडोजर से आया और वैम्पायर्स को रौंद दिया। एबन और स्टेला बुलडोजर में बैठकर वहां से निकलने लगे। ये सब वैम्पायर्स का लीडर मार्लो शांति से देख रहा था, जैसे वो बाद में इन्हें मजे से मारेगा। उसे कोई चिंता नहीं थी। उनके पास वक्त ही वक्त था। कुछ देर बाद तीनों सुरक्षित उस घर तक पहुंच गए। छुपी हुई सीढ़ी नीचे खींची तो बाकी के लोग भी वहां मौजूद थे। एटिक बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहा था। एबन ने ग्रुप को कुछ नियम बताए, जैसे शिफ्ट्स में सोएंगे, फूड को ठीक से यूज करेंगे और याद रखेंगे कि इस टाउन और इस कोल्ड का फायदा हमें है, वैम्पायर्स को नहीं। हम इस शहर को अच्छी तरह जानते हैं। हमें इस ठंडे मौसम की आदत है। वी लिव हियर फॉर अ रीजन बिकॉज नोबडी एल्स कैन। ये एक साइकोलॉजिकल एज था। उधर मार्लो स्ट्रेंजर के पास गया। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे वैम्पायर बनाएगा और फिर उसे हग करते हुए उसकी नेक स्नैप कर दी। यही था असली सच। जो लोग बुराई का साथ देते हैं, बुराई आखिर में उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देती है। एटिक में टेंशन बढ़ रही थी। विल्सन के बूढ़े पिता आइजैक रात को जागकर अपनी डेड वाइफ कैथरीन को ढूंढने लगे। विल्सन ने उन्हें शांत किया। स्टेला ने एक छोटे से होल से बाहर झांका। वैम्पायर्स बाकी के घर चेक कर रहे थे। ग्रुप में पैनिक शुरू हुआ। इससे पहले कि वैम्पायर्स उन्हें ढूंढ लें, कुछ लोग अभी जाना चाहते थे। इबन ने उन्हें रोका। कहा, जब बर्फीला तूफान आएगा तब निकलेंगे। पहले जनरल स्टोर जाएंगे, सप्लाईज लेंगे, फिर यूटिलिडोर जाएंगे। इस तरह 7वां दिन आ गया। क्रिस्टन नाम की एक औरत स्ट्रीट्स में हेल्प मांगती हुई चल रही थी। कार्टर उसे बचाना चाहता था, लेकिन एबन ने रूफटॉप्स पर देखा तो वैम्पायर्स उसे साइलेंटली फॉलो कर रहे थे। ये एक जाल था उन्हें फंसाने के लिए। ये चाल काम नहीं आई तो वो क्रिस्टन को मारने लगे। एबन उसे बचाने बाहर निकला। उसे जॉन रीज मिला जो एक घर के नीचे छिपा हुआ था। एबन ने जॉन को बाहर खींचा, लेकिन जॉन का फेस देखते ही एबन फ्रीज हो गया। जॉन बदल रहा था। एबन ने उससे बात करने की कोशिश की,
पर जॉन ने उस पर अटैक कर दिया तो मजबूरी में एबन को पास पड़े एक एक्स से जॉन को मारना पड़ा। एबन वापस घर में आ गया लेकिन उसका इन्हेलर गिर चुका था, इसलिए उसे एस्थमा के अटैक्स आने लगे। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए। एक रात आइजैक चुपके से उठा और बाहर जाने लगा। वो अपने घर जाना चाहता था। स्टेला ने उसकी आवाज सुन ली और तुरंत उसके पीछे गई। उसका बेटा भी शोर सुनकर नीचे आ गया। बाहर न जाने देने पर आइजैक वॉशरूम जाने की जिद करने लगा, लेकिन मौका देखकर वो खिड़की से बाहर भाग गया। विल्सन भी उसे ढूंढने बाहर चला गया। आवाज सुनकर एबन नीचे आया। तभी एक वैम्पायर घर में घुस गया। दोनों बाथरूम में छिप गए। वो वैम्पायर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और तभी बाहर से विल्सन की आवाज आई। वो अपने बाप को ढूंढ रहा था। वैम्पायर उसकी तरफ मुड़ गया। एबन और स्टेला ने विल्सन के मरने की आवाज सुनी। वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर बर्फीला तूफान शुरू हुआ। मौका देखकर ब्लिजर्ड की आड़ में ग्रुप स्टोर की तरफ निकला। स्टोर में सप्लाईज गैदर हो रही थी और तभी एक छोटी फीमेल वैम्पायर एक औरत का खून पीते हुए मिली। उसने उन लोगों पर अटैक किया। ग्रुप ने मिलकर उसे वॉल से पिन कर दिया। जेक ने एक्स उठाया और उसका सिर काट डाला। तभी तूफान रुक गया। अब वो सब स्टोर में ट्रैप हो गए थे, पर वो यहाँ नहीं रुक सकते थे। स्टेला ने एक प्लान बताया कि हेलन ने घर में पौधे उगाने के लिए कुछ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स लगाई थी। उनसे वो वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी लोग सेफली यहाँ से निकल पाएंगे। तो एबन खुद चला गया। उसने एक्स से आवाजें करके वैम्पायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हेलन के घर पहुंचा, जनरेटर स्टार्ट किया। उधर स्टेला बाकी लोगों को लेकर बाहर निकली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक वैम्पायर उनमें से एक को मार देता है। वो लोग किसी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ एबन यूवी लाइट लेकर दरवाजे के पास वैम्पायर्स का इंतजार कर रहा था। मार्लो ने आयरिस को पहले अंदर भेजा। आयरिस के अंदर आते ही एबन ने यूवी लाइट से उसे जला दिया। वो बुरी तरह तड़प रही थी। प्लान काम कर गया था। जैसे ही वैम्पायर्स जनरेटर कट करने गए, एबन बैकडोर से बाहर निकल आया। स्टेला वॉकी टॉकी पर एबन से बात कर रही थी, जो उन्होंने स्टोर से लिया था। तभी बो ने एबन से कहा कि एवेन्यू ट्रेंचर की तरफ जाओ। उधर मार्लो आयरिस के पास गया, जो स्नो पर तड़प रही थी। उसकी सफरिंग खत्म करने के लिए मार्लो ने उसे मार दिया। अब एबन को बचाने के लिए बो ने एक डिच ड्रिलर से वैम्पायर्स को काटना शुरू किया, लेकिन तादाद में वो बहुत ज्यादा थे। बो ने व्हीकल को एक बिल्डिंग में क्रैश कर दिया। वैम्पायर्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने आरडीएक्स से अपने साथ उनको भी उड़ा दिया, पर बो अभी जिंदा था। मार्लो ने उसे देखते हुए कहा, जब एक आदमी ऐसी ताकत से टकराता है जिसे वो मिटा नहीं सकता, तो आखिर में वो खुद को ही बर्बाद कर देता है। तुम एक अभिशाप हो। मार्लो ने उसे पैथेटिक कहा और उसके हेड को अपने फुट से क्रश कर दिया। एबन सेफली स्टेशन पर पहुंच गया। अब वो सिर्फ 5 लोग ही बचे थे, लेकिन कार्टर ने कहा 5 नहीं 4, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। स्टोर में जब उसने गर्ल वैम्पायर को पिन किया था तो उसने कार्टर को बाइट किया था। एबन उसे दूसरे रूम में ले गया और यहीं कार्टर भी मारा गया। अब पुलिस स्टेशन में उन्हें 27 दिन हो चुके थे। तभी एबन को एक नियर बाय हाउस में लाइट दिखी। एबन और स्टेला वहां पहुंचे। वो घर बिली का था। बिली ने अपनी वाइफ पैगी और डॉटर्स को खुद मार दिया था वैम्पायर्स से बचाने के लिए। बिली ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि वो बाकी लोगों की तरह मरे। मैंने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन कमीनी बंदूक जैम हो गई। एबन ने उस पर गुस्सा किया, लेकिन खुद को शांत करके वो उसे साथ लेकर पुलिस स्टेशन लौट आए। लेकिन वहां बाकी के लोग नहीं थे। एबन समझ गया कि शायद वो यूटिलिडोर की ओर निकल गए हैं। बाहर फिर से बर्फीला तूफान उठने लगा था, पर आधे रास्ते में ही तूफान थम गया। मजबूर होकर वो एक घर के नीचे छिप गए। अभी वो सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है, तभी अचानक सड़क पर एक छोटी लड़की दिखाई दी। ये देखकर स्टेला खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बाहर जाकर उस बच्ची को ले आई। लेकिन एक वैम्पायर ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और जोर जोर से गुर्राने लगा। एबन ने उसका ध्यान भटकाया और बाकी दूसरे रास्ते से यूटिलिडोर की तरफ बढ़ गए, पर बिली डर गया और दूसरी तरफ भाग गया। एबन भी वहां से निकलने में कामयाब रहा और यूटिलिडोर पहुंच गया। अंदर जाकर उसे बाकी बचे लोग मिल गए, पर अभी स्टेला, छोटी बच्ची और बिली नहीं आए थे। एबन ने वॉकी टॉकी से स्टेला से बात करने की कोशिश की, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसी वक्त मार्लो ने वैम्पायर्स को रिमाइंड किया, हमें सदियां लग गईं इंसानों को ये यकीन दिलाने में कि हम सिर्फ बुरे सपने हैं। हम उन्हें शक करने की कोई वजह नहीं दे सकते। सबको खत्म कर दो। कुछ देर बाद बिली लड़खड़ाता हुआ यूटिलिडोर पहुंचा, पर उसका पीछा करते करते एक वैम्पायर वहां आ गया था। जैसे ही बिली अंदर गया, उस वैम्पायर ने उस पर हमला कर दिया। बिली की आवाज सुनते ही एबन कुल्हाड़ी लेकर आया, पर वो वैम्पायर कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। वो इन सब पर भारी पड़ रहा था। लड़ते वक्त बिली पूरी जोर से वैम्पायर को ग्राइंडर में फेंक देता है, लेकिन इसमें उसका एक हाथ कट गया। साथ ही उस वैम्पायर ने उसे भी काट लिया था।
वो जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाला था। उसने एबन से रिक्वेस्ट की कि उसे मार दे। सबकी सेफ्टी के लिए एबन ने भारी मन से कुल्हाड़ी से उसका सिर अलग कर दिया। आज उसने अपने साथी को अपने ही हाथों से मार डाला। खुद को संभालने के बाद एबन ने फिर वॉकी टॉकी के जरिए स्टेला से बात करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे स्टेला का रिप्लाई आया। वो उस लड़की को लेकर पाइपलाइन के सामने खड़ी एक गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी। उसके चारों तरफ वैम्पायर्स थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एबन ने कहा, कल सूरज निकलेगा और हम उसे साथ में देखेंगे। लेकिन असली बात यहाँ शुरू होती है। वैम्पायर्स ने प्लान बना लिया था पाइपलाइन ब्रेक करके पूरे टाउन को आग में जला देने का। इससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। सब यही समझेंगे कि ये बस एक भयानक हादसा था। स्टेला और बच्ची जिस कार के नीचे थी उसके पास आग लग चुकी थी। वहां रुके तो जल जाएंगे, बाहर निकले तो वैम्पायर्स मार देंगे। अब स्टेला को बचाने के लिए एबन ने एक डिसीजन लिया। एक साइरेंज से बिली का खून निकालकर एबन ने खुद को इंजेक्ट किया। उसे याद था कि इन्फेक्टेड होने के बाद पहले कुछ समय तक इंसान को होश रहता है। सबको बचाने का यही एक रास्ता था। जैसे ही वो खून उसके शरीर में गया, उसकी आंखें काली होने लगीं। जल्द ही वो एक वैम्पायर बन गया, पर अभी पूरी तरह नहीं बना था। अभी वो हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर था। एबन एक जैकेट पहनकर बाहर निकला। अब उसे अपने भीतर अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। उसे चारों तरफ से वैम्पायर्स ने घेर लिया था। एबन ने मार्लो को चुनौती दी। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। एबन का इशारा मिलते ही स्टेला बच्ची को लेकर वहां से निकल गई। लड़ाई में पहले मार्लो जीत रहा था, क्योंकि अभी एबन पूरी तरह वैम्पायर नहीं बना था। एबन बुरी तरह घायल हो चुका था, पर तभी वो पूरी तरह वैम्पायर बन गया और एक ही पंच में उसने मार्लो का दिमाग उड़ा दिया। ये देखकर बाकी के वैम्पायर्स डरकर भाग गए। उसी वक्त आसमान के काले बादल छंटने लगे और लंबे अंधेरे के बाद पहली बार सुबह की रोशनी झलकने लगी। स्टेला एबन के पास आई। जल्दी ही सूरज निकलने वाला था। दोनों जानते थे इसका क्या मतलब था। वो एक हिल के ऊपर गए। दोनों ने एक आखिरी पीसफुल मोमेंट साथ में गुजारा। जैसे ही सूरज निकला, एबन स्टेला की आर्म्स में राख बन गया और यहीं पर यह फिल्म खत्म हुई। 30 डेज ऑफ नाइट की सबसे अंडररेटेड चीज सिर्फ उसके वैम्पायर्स नहीं थे, उसका असली वेपन था बैरो की ज्योग्राफी। पोलर नाइट सिर्फ एक क्रीपी सेटिंग नहीं थी, वो वैम्पायर्स के लिए अल्टीमेट पावर अप थी। 30 दिन तक सूरज नहीं, मतलब 30 दिन तक कोई वीकनेस नहीं। लेकिन यही डार्कनेस बैरो के लोगों का भी एडवांटेज थी। फिल्म में एबन एटिक में छिपे ग्रुप से कहता है, हम इस टाउन को जानते हैं और इस ठंड को भी। हम यहाँ किसी वजह से रहते हैं, क्योंकि बाकी लोग नहीं रह सकते। यही इस फिल्म का कोर टेंशन था। सेम डार्कनेस जो वैम्पायर्स के लिए पैराडाइज थी, वही डार्कनेस बैरो के लोगों के लिए सर्वाइवल स्किल भी थी। वो कोल्ड को जानते थे, टाउन को जानते थे, हाइडिंग स्पॉट्स को जानते थे, और इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। द स्ट्रेंजर का कैरेक्टर भी बेहद ट्रैजिक था। वो खुद वैम्पायर नहीं था, एक ह्यूमन था जो वैम्पायर्स के लिए काम कर रहा था। डॉग्स मारना, कम्युनिकेशंस कट करना, सैटेलाइट फोन्स जलाना, हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करना, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये वीक्स पहले से प्लान्ड अटैक था। मार्लो ने खुद उससे कहा था, तुमने वो सब किया जो मैंने तुमसे कहा था, और फिर उसे मार दिया। क्योंकि ईवल हमेशा ऐसा ही करता है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है और फिर फेंक देता है। एबन का सैक्रिफाइस भी कोई नॉर्मल हीरो एंडिंग नहीं था। उसने बैटल जीतने के लिए खुद को मॉन्स्टर बना लिया। उसने वैम्पायर ब्लड इंजेक्ट किया, ये जानते हुए कि अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। और सबसे ट्रैजिक बात यह है, वो सरवाइव करना नहीं चाहता था, वो बस जीतना चाहता था। उसने मार्लो को फेयर फाइट में हरा दिया। बाकी वैम्पायर्स भाग गए, लेकिन एबन उनके पीछे नहीं गया, क्योंकि सुबह होने वाली थी और वो स्टेला के साथ आखिरी सनराइज देखना चाहता था। यही इस फिल्म का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। एबन ने खुद को मॉन्स्टर बनने दिया ताकि स्टेला इंसान की तरह जी सके। जेक इस फिल्म का हिडन इमोशनल कोर था। सिर्फ 15 साल का बच्चा, उसने अपनी ग्रैंडमदर को मरते देखा, एक वैम्पायर गर्ल को एक्स से मारा, अपने भाई को वैम्पायर बनते देखा। उसका पूरा चाइल्डहुड 1 महीने में खत्म हो गया। और जब एबन उससे कहता है स्टेला का ख्याल रखना, तो जेक कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए वर्ड्स नहीं होते। मार्लो खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझता था। उसकी पूरी आइडियोलॉजी सीक्रेसी पर बेस्ड थी। वो कहता है, हमें सदियां लग गई इंसानों को ये यकीन दिलाने में कि हम सिर्फ बुरे सपने हैं। वो कंट्रोल्ड फीडिंग में बिलीव करता था, एविडेंस मिटाने में बिलीव करता था, ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट करने में बिलीव करता था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी, क्योंकि उसने एबन को सीरियसली नहीं लिया। एक इंसान जो खुद मॉन्स्टर बनकर उससे लड़ने आया था। शुरुआत में मार्लो आसानी से एबन को ओवरपावर करता है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, पूरा गेम बदल जाता है और आखिर में वही ह्यूमन जिसे वो कमजोर समझ रहा था, उसे खत्म कर देता है।
और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है। डार्कनेस में सरवाइव करने के लिए कभी कभी डार्कनेस को समझना पड़ता है। बैरो के लोग इसलिए नहीं बचे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे, वो बचे क्योंकि वो इस जगह को जानते थे। और एबन इसलिए जीता क्योंकि उसने जीत की कीमत स्वीकार कर ली। 30 डेज ऑफ नाइट एक वैम्पायर मूवी नहीं थी, ये उस आखिरी सनसेट की कहानी थी जो पहली सनराइज तक पहुंचने के लिए लड़ी गई। तो दोस्तों, ये थी 30 डेज ऑफ नाइट की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली हॉरर कहानी के साथ।